जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन भरने का पैसा नहीं है तो क्या करा जाए। साथियों, बहुत सारे हमारे भाइयों का यही सवाल आता है। आज का जो वीडियो है, पहले तो बता देना चाहता हूं, जितने भी अनसिक्योर लोन्स हैं, ठीक है, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे अपना बिजनेस लोन हो, चाहे कोई केसीसी का लोन हो अनसिक्योर वाला, ठीक है, कोई एजुकेशनल लोन हो, बस अनसिक्योर होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई लोन जिसके अंदर आपने किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दे रखी है, मतलब कोई सामान नहीं दे रखा है बैंक को, कोई जमीन जायदाद गिरवी नहीं रख रखी है, कोई गारंटी नहीं है कि भाई साहब अगर हमारा लोन डिफॉल्ट होता है तो ये जो हमारा सामान है, हमारा सोना है, हमारी जमीन है, इसको आप बेच करके अपना पैसा ले सकते हो। ऐसे लोन को ही अनसिक्योर लोन कहते हैं। बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं कि सर, मान लेते हैं हमारे पास लोन चुकाने का पैसा नहीं है तो क्या करा जाए। क्या हम लोगों को पहला चीज करनी चाहिए ताकि हमारा लीगली बचाव हो सके और हम लोग आगे चल के दिक्कत में ना आए। ठीक है, तो पहले तो एक चीज समझ लो आप लोग, सारे भाइयों को मैं बता देना चाहता हूं कि अनसिक्योर लोन है, कोई गारंटी नहीं है, बैंक ने अपने रिस्क में दिया है, इसमें सरकार कुछ नहीं करती। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ठीक है, बैंक ये नहीं करती। कई लोगों को मैंने काउंसल करा है, कई लोगों से बात करी है, तो वो लोग ये बोलते हैं कि सर वो लोग पुलिस भेज देंगे घर पे, अरेस्ट करके ले जाएंगे हमें, हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जी हाँ, कुछ भी नहीं हो सकता। देश के किसी भी थाने में, देश के किसी भी जगह पे आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती है लोन ना भरने या क्रेडिट कार्ड ना भरने के, अनलेस आपने कोई फ्रॉड ना करो। अब फ्रॉड भी ये मतलब नहीं होता कि आप ईएमआई नहीं भर रहे तो फ्रॉड में कंसिडर हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फ्रॉड मतलब कि आपने किसी प्रकार का कोई फेक दस्तावेज तो नहीं दे रखा, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई अपना क्या कहते हैं सैलरी स्लिप फेक तो नहीं दे रखी है, कोई प्रूफ फेक तो नहीं लगा रखा है। ठीक है, कोई जीएसटी का नंबर फेक तो नहीं दे रखा। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि गांव खेड़े में ऐसी चीजें होती रहती है, फेक लोन बहुत सारे पास होते रहते हैं। एक मेरे एक सब्सक्राइबर थे, मुझसे पूछ रहे थे कि सर फेक पैन कार्ड, फेक आधार कार्ड कैसे हो सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जितने लोन मैनुअली पास होते हैं ना, उनमें हो सकता है ये चीजें, समझ रहे हो। क्योंकि छोटे लोन मैनुअली जो गांव खेड़े में पास होते हैं, वहां पर ऐसी खबरें आती रहती है, आप न्यूज में भी सुनते रहोगे कि फेक लोन लोगों ने ले लिया अपनी फेक आईडी पे या फिर ऐसा करके, समझे। तो इस प्रकार की चीजें, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप जो आपको लेना होगा, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना होगा कि बैंक को फॉर्मली इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अब कई लोग ना इस पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बोलते हैं कि सर, मान लेते हैं कि बैंक को लोन डिफॉल्ट होने से पहले इन्फॉर्म करना है या फिर लोन डिफॉल्ट होने के बाद इन्फॉर्म करना है। देखो, लोन डिफॉल्ट होने से पहले तक और लोन डिफॉल्ट होने के 3 महीने एनपीए से पहले पहले आप लोग बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हो, प्रायर नोटिस या फिर प्रेयर नोटिस के थ्रू। ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। प्रायर नोटिस में आप लोग बैंक को खाली इन्फॉर्मेशन देते हो, प्रेयर नोटिस के अंदर आप लोग गुहार लगाते हो कि मेरे खिलाफ रिकवरी की और बाकी कोई लीगल प्रक्रिया ना करी जाए, इस प्रकार से। ठीक है, ये भेजना सबसे मैंडेटरी है, पहली चीज ये करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इससे ना आपको बहुत बेनिफिट मिलता है बाद में, समझ रहे हो। कि सपोज करो आपके खिलाफ कोई केस वगैरह फाइल हुआ, या फिर जो फॉर्जरी के केसेस है ना, वो मेनली इसी बेसिस पे फाइल होते हैं। जैसे 316, 318 के केसेस जो कलकत्ता वगैरह में फाइल होते हैं ना, तो इसी बेसिस पे होते हैं कि कस्टमर ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं, कस्टमर की इंटेंशन ही थी, वो डिफॉल्ट ही करना चाहता था। आप लोग पहले ही बैंक को अपनी इंटेंशन बता दो कि भाई साहब, मैं तो लोन डिफॉल्ट कर रहा हूँ, मेरे को ये दिक्कत है, आर्थिक परेशानी चल रही है, आप एक काम करो, 12 महीने का टाइम दे दो। बैंक के पास कोई चांस ही नहीं रह जाएगा कि वो आगे चल के केस फाइल कर सके आपके अगेंस्ट में फॉर्जरी का, क्योंकि आपने प्रायर नोटिस दिया है। समझ रहे हो, प्रायर नोटिस देने का मतलब है कि आपने इन्फॉर्म करा है, आपने बैंक से टाइम मांगा है, अगर उन्होंने रिजेक्ट करा है तो उन्होंने अपनी उस पर रिजेक्ट करा है, सीधी सी बात है ना। तो ये सबसे बढ़िया वे रहता है। और एक बहुत सारे भाई लोगों का ये पूछना था कि सर, फिर आगे प्रक्रिया किस प्रकार काम करती है। तो देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, जब किसी बैंक के पास कोई ज्यादा वो चीजें नहीं होती, ठीक है, कि उनके पास आपकी कोई जमीन जायदाद वगैरह गिरवी नहीं रखी गई, खाली अनसिक्योर लोन है, तो वो कुछ नहीं करते, ज्यादातर रिकवरी पे ही ध्यान देते हैं। रिकवरी का मतलब क्या है कि आपको कॉल्स और विजिट्स पे वो लोग परेशान करने की ट्राई करेंगे। तो पहली तो बात ये है कि आपको इससे डरना नहीं है। ठीक है, आपको कॉल और विजिट से 1% डरने की जरूरत नहीं, आपके पास सारे लीगली राइट्स हैं। ठीक है, मैं अगर मान लो कॉल से अब आते भी हैं, मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि ज्यादातर जो मैक्सिमम कॉल्स होते हैं उनको उठाना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि ये लोग एक कॉल पे आप लोग उठा के कॉल से बात करोगे, उनके पीछे ये लोग 10 कॉल और कर देंगे आपको, और 10 कॉल करके आपसे उल्टी सीधी बातें करेंगे कि लोन करो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। और वो बात भी कौन करेगा? कोई बैंक से आदमी करता है क्या? नहीं, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स करेंगे। तो उनसे क्या बात करनी, उनसे क्या बहस करनी, उनको काटो और इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा परेशान करते हैं तो फोन के अंदर एक सेटिंग आती है, ब्लॉक अननोन कॉलर्स।
मतलब जितने भी आपके जो सेव नंबर होंगे ना, उनको छोड़ के जितने भी अननोन कॉल होंगे सब बंद हो जाएंगे, किसी से आपको कोई कॉल रिसीव नहीं होगा, बात खत्म है। समझ गए? ये सबसे बढ़िया तरीका रहता है कॉल्स को रोकने का। और दूसरी चीज ये है, कई लोग होम विजिट से डरते हैं। वैसे तो देखो डरने की जरूरत नहीं है होम विजिट से बिल्कुल भी। अगर कोई आता भी है तो उससे आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट मांगो। नहीं दिखाता तो बोल दो मैं बात नहीं करूंगा, चले जाओ, लोन की पेमेंट वगैरह नहीं हो पाएगी। मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, आगे चल के साल 1.5 साल के बाद सेटल करूंगा इसको, ठीक है। अगर नहीं जाता, वीडियोग्राफी करो, वीडियो से रिकॉर्डिंग बनवाओ, अपने आप भाग जाएगा 10-5 मिनट के बाद, ठीक है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई साहब विजिट हो ही ना, ठीक है, या फिर विजिट को 100% रोका जा सके अगर हो रही है तो आपको कंप्लेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि कंप्लेंट्स अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, फिर प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंप्लेंट्स का सिस्टम आप ही के लिए बना हुआ है। अगर आपको विजिट्स को या फिर कॉल्स को 100% रोकना है तो आपको कंप्लेंट्स वगैरह करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। पहले मेल्स वगैरह करने पड़ेंगे बैंक को, उसके बाद आरबीआई में कंप्लेंट करनी पड़ेगी महीने भर के बाद, क्योंकि जो भी आप पहली कंप्लेंट करते हो ना, उसके महीने भर के बाद आपके आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो। और अगर आपने पहले प्रायर नोटिस भेजा तो उसके बेसिस पे भी कंप्लेंट हो जाती है आरबीआई में, समझे? इसीलिए वो बेनिफिशियरी रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। आरबीआई में कंप्लेंट करोगे बारी बारी तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी होम विजिट को लेके, ओके। सेकेंडरी कई लोगों का ये कहना होता है कि भाई साहब जो हमारा लीगल नोटिस वो लोग भेजेंगे फिर तो हमें पूरा पैसा देना पड़ेगा कोर्ट में जाके। देखो कोई भी लीगल नोटिस ना कोर्ट से नहीं आता, पहली बात तो समझो। जो कोर्ट से नोटिस आता है उसको समन कहते हैं, ठीक है, वो नोटिस नहीं होता। जो नोटिस आता है वो एडवोकेट के पैनल के थ्रू आ रहा है, ठीक है, या फिर बैंक के थ्रू आ रहा है, बैंक के पैनल के थ्रू आ रहा है। अब ऐसे में सिंपल सी बात है, कई लोग इस पे डरते हैं, जैसे कई लोगों को मान लेते हैं लोक अदालत का नोटिस आ गया या फिर अपना आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, तो उसमें लिखा रहता है ना जज की मोहर पड़ी होती है, तो कई लोग डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई भी नोटिस रिसीव हो रहा है उसको पहले चेक करवाएं। अगर वो रियल नोटिस है तो उस नोटिस का रिप्लाई लिखवाएं, आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे फिर वो आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 का हो, डिमांड नोटिस हो, अपना लास्ट वार्निंग नोटिस हो, चेक बाउंस का नोटिस हो, लोक अदालत का नोटिस हो, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिप्लाई करो, बात खत्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली लीगल में भी, ठीक है। एक नोटिस उन्होंने भेजा, एक नोटिस आप भेजोगे, आपके पास भी राइट है, उनके पास भी राइट है, बात वहीं पर खत्म हो जाती है, ठीक है। अब बहुत सारे भाई लोगों का ये भी कहना होता है, चलो सर हम लोग आपकी ये भी बात भी मान गए, बट अगर मान लो उन्होंने कोर्ट केस फाइल कर दिया, क्योंकि मैंने सुना है ये लोग 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर केस फाइल करते हैं, तो ऐसे में क्या करा जाए? अगर केस फाइल भी कर देते हैं, आपको समन रिसीव भी हो रहा है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उस समन को किसी भी एडवोकेट को दिखाइए, ठीक है, चाहे हमारे थ्रू या फिर किसी और के थ्रू, वहां पर अपने एडवोकेट को भेजिए, वहां पर वो जाएंगे, अपीयर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, शुरुआत की 1 2 4 डेट ऐसे ही निकल जाती है, उसके बाद आप बेल ले लो, आगे केस चलता रहता है, एट द एंड वहां पर भी सेटलमेंट ही होती है, समझे? अगर आपको ये सारी प्रक्रिया नहीं करनी तो आप बैंक को सीधे लेटर लिख के या सेटलमेंट की डिमांड करके सेटलमेंट कर लो, आपका केस वैसे भी अनहट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका रहता है किसी भी अनसिक्योर लोन में अपने आप को बचाने का और अपने आप को सही तरीके से पूरा प्रॉपर गाइड करने का, समझे? और बहुत सारे भाइयों का ये भी कहना होता है कि एट द एंड सर क्या होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ एट द एंड सेटलमेंट ही होती है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास सेटलमेंट करने का भी पैसा नहीं है तो सेटलमेंट मत करो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जो बैंकों ने अगर मान लेता आपके 10 लोन है, मल्टीपल लोन है तो 10 लोन है आपके, 10 में से 2 केस फाइल करेंगे तो उन 2 को सेटल कर लेना, 8 को छोड़ दो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। वैसे भी केस जो है वो 100 में से 5 लोगों पे होता है, 95 लोगों पे नहीं होता, तो डरने वाली कोई जरूरत नहीं है, ओके। बाकी साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।